लास्ट वीडियो में हम लोग ने हिंदू मैरिज एक्ट के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। यानी कि जब ये लॉ नहीं आया था, लोग अपने रीति रिवाज को कैसे कैसे फॉलो करते थे, क्या कल्चर था, किसकी बात सुनते थे, क्या बात मानते थे, ये हम लोग ने देखा। जिसमें हम लोग ने पूरा प्रोसीजर समझा कि कैसे लोगों की बात को मानते मानते रिलीजन और कल्चर को फॉलो करते करते कैसे लॉ ने यानी कि पार्लियामेंट्री बॉडी ने अपना इसमें हाथ रखा और कैसे उसको लॉ बनाया। अब आज इसी वीडियो में उस लॉ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। उस लॉ का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो हिंदू मैरिजेस के बारे में बताता है। इसमें सारे प्रोविजंस हिंदू मैरिज से रिलेटेड दिए हैं। ये एक्ट 6 चैप्टर्स में बटा हुआ है और इसमें 30 सेक्शंस हैं, यानी कि 6 चैप्टर्स 30 सेक्शंस। चैप्टर्स में कौन कौन से दिए हैं? पहला दिया है प्रिलिमिनरी चैप्टर्स, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर बात करता है हिंदू मैरिजेस के बारे में, यानी कि ये बताता है इसमें मैरिजेस कैसे होंगी, कौन सी मैरिजेस वैलिड कहलाई जाएंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी सेरेमनीज अप्लाई होंगी, ये हम लोग देखेंगे। फिर तीसरे चैप्टर बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। लोग अपने लिए कैसे लड़ सकते हैं, क्या क्या उनके पास राइट है सेपरेट होने के लिए। फिर चौथा चैप्टर हम लोग देखेंगे नलिटी ऑफ डिवोर्स एंड मैरिजेस। इसमें कैसे डिवोर्स लिया जाएगा, क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, कौन पर्सन डिवोर्स ले सकता है, ये हम लोग देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर जुरिडिक्शन और प्रोसीजर के बारे में बात करता है, यानी कि हिंदू मैरिज का जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक है, कैसे अप्लाई होगा और उसके क्या प्रोसीजर है, ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट चैप्टर है सेविंग्स और रिपील्स के बारे में, यानी कि ये एक्ट मान लीजिए अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, कोई चीज़ हटाना चाहें या कोई चीज़ को और एडिशनल वे में या कोई और अच्छे तरीके से हम लोग जाना चाहें, तो ये हम लोग चैप्टर 6 से समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 को, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, जो दिया गया है सेक्शन 1 से 4 तक के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में, यानी कि इस चैप्टर का कहाँ शॉर्ट टाइटल दिया गया है। तो शॉर्ट टाइटल इसका दिया गया है सेक्शन 1 में, जो ये बताता है ये कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं। इसका एक्सटेंट कहाँ तक है? इसका एक्सटेंट पूरे भारत देश में, यानी कि पूरे इंडिया में इसका एक्सटेंट दिया है। साथ ही साथ पहले ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता, यानी कि जेके में ये एक्ट को नहीं लिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में अलग से लॉज फॉलो होते थे, इसमें हिंदू मैरिज का कोई एनरोलमेंट नहीं था। लेकिन बाद में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया। कब लाया गया? 2019 में लाया गया। इस एक्ट के आने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू मैरिजेस और उससे रिलेटेड लॉज अप्लाई होने लगे, यानी कि उनका भी इम्प्लीकेशन होने लगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दी? 9 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ने अपनी इसमें एसेंट दी। तो ये कब से लागू होने लगा, यानी कि इसका एनफोर्समेंट कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 में, यानी कि अगस्त में इसको प्रेसिडेंट ने साइन किया कि हाँ आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक्ट प्रॉपरली पास हो चुका है, इसमें कोई इश्यूज अब नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने इस एक्ट को पास कर दिए। अब ये लागू आप कर सकते हैं। और ये लागू किस दिन से हुआ? 31 अक्टूबर के वजह से, जब से जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो इंडिया ने इसको अपने अंडर ले लिया, यानी कि इंडिया का पार्ट ये हो गया। तो ये अब जब इंडिया का पार्ट हो गया, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लगा। होल ऑफ इंडिया में जेके भी अब आ गया। जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो इंडिया में बर्थ हुआ उसका, यानी कि इंडिया में वो पैदा हुआ है, लेकिन बाद में वो रह रहा है कहाँ? आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी कि इंडिया की टेरिटोरी के बाद बाहर जाके वो रह रहा है, तो वो भी हिंदू मैरिजेस के अकॉर्डिंग ही अपने सारे प्रोसीजर और फंक्शंस को फॉलो करेगा। मान लीजिए वो हिंदू है, यहाँ पे पैदा हुआ, लेकिन शादी वो कहाँ जाके कर रहा है? फॉरेन में जाके कर रहा है, आउटसाइड कंट्री कर रहा है, तो वहाँ पे ये हिंदू मैरिजेस फॉलो होगा, उसको ये बात माननी पड़ेगी। उसी अकॉर्डिंग वो सारे अपने फंक्शन प्रॉपर वे में कर सकता है। अब हम लोग सेक्शन 2 को देखते हैं। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि इसका एप्लीकेशन कहाँ तक होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा कहाँ, ये कहाँ पे लगेगा। तो देखिए इसमें दो तरह की बात की गई है। इसमें टेरिटोरियल बेसिस में एक बात की गई है, यानी कि इसमें टेरिटोरियल डेफिनेशन दी गई है
और साथ ही साथ बेयर एक्ट की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि कौन से पर्सन इसमें आएंगे, कौन से रिलीजन आएगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में ये बात की गई है हिंदू के बारे में, यानी कि वो पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, अलग रिलीजन का है, अलग रिलीजन का नहीं है, वो पर्सन हिंदू कहलाया जाएगा। ये टेरिटोरियल डेफिनेशन कहती है। अब ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया? हिंदू जो वर्ड है ये सिंधु से लिया गया। सिंधु एक संस्कृत वर्ड है, साथ ही साथ ये एक रिवर का नाम है, यानी कि ईस्ट साइड की रिवर है, वहाँ पे ये नाम सिंधु रखा गया। बाद में ये सिंधु शब्द हिंदू में बन गया, तो ये पर्सन हिंदू होगा, यानी कि वो पर्सन हिंदू कहलाए जाएंगे जो सिंधु रिवर के पास रहते हैं। अब इसको और अच्छे बेसिस में समझते हैं। देखिए, सेक्शन 2 जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, इसमें ये बताया गया है कि कौन से पर्सन हिंदू होंगे और उस पर किस पे ये एक्ट फॉलो होगा। तो ये हिंदू दो तरीके से पर्सन कहलाए जाएंगे, एक बाय बर्थ और एक बाय रिलीजन। बाय बर्थ अगर वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, बाय रिलीजन वो बाद में बने हों। अब हिंदू बाय बर्थ में वो हो गए जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों, यानी कि जो पर्सन हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, उस पर ये लॉ फॉलो होगा। और साथ ही साथ अगर दोनों पेरेंट्स में मान लीजिए एक हिंदू है और एक हिंदू नहीं है, तो भी ये लॉ हिंदू मैरिज एक्ट वहाँ पे फॉलो होगा। मान लीजिए दोनों पेरेंट्स हैं, तो उसमें दोनों पेरेंट्स अगर सेम रिलीजन के हैं तो वो कैसे शादी करेंगे, कैसे रीति रिवाज को फॉलो करेंगे? हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। वही सेम चीज़ अगर एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट दूसरे रिलीजन का है, तो वो अगर चाहे तो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग चल सकता है, तो उसमें ये लॉ फॉलो हो सकता है। दूसरा, रिलीजन के बेसिस में। अब मान लीजिए अलग अलग धर्म हैं, अब आपको लेकिन हिंदू में आना है, तो अब क्या होंगे? कन्वर्ट ही तो होंगे। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, अब आप कैसे हिंदू बनेंगे? कन्वर्ट होके बनेंगे, तो बाई कन्वर्जन होगा। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो मुस्लिम था पहले, लेकिन बाद में वो हिंदू बन गया। अब जब वो हिंदू बन गया तो वो निकाह नहीं करेगा, वो शादी करेगा। निकाह में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे वो सारे रस्में, रीति रिवाजें, जिसको सेरेमनीज का नाम दिया गया है, वो उसको फॉलो करेगा। कौन फॉलो करेगा? वो पर्सन जो मुस्लिम से हिंदू बन के आया हो। और दूसरा, वो रिकन्वर्ट हो गया। मान लीजिए पहले वो हिंदू था, फिर बाद में वो रिकन्वर्ट होके, बाद में वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बना। अब वो चाह रहा है कि हमें फिर से हिंदू बनना हो, तो फिर से रिकन्वर्ट कर लो, हिंदू बने, फिर मुस्लिम बने, फिर से हिंदू बन गया। तो एट लास्ट जब उसका प्रॉपर लास्ट रिकन्वर्जन हुआ है, कौन से रिलीजन में? हिंदू रिलीजन में, तो वो पर्सन भी हिंदू लॉज के अंडर आएगा, वो वैसे सारे प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। भले ही वो पहले हिंदू हो, फिर बाद में फिर मुस्लिम बन गया हो, लेकिन अगर फिर वो हिंदू बनना चाह रहा है तो वो बन सकता है। और दूसरी चीज़, उसके अकॉर्डिंग हिंदू लॉज वो फॉलो कर सकता है। साथ ही सेक्शन 2 का क्लॉज 2 ये भी बात कर रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब। हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी है उस पर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं अप्लाई होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ डिफाइन है? आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब की मीनिंग दी गई, आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में ये एक्ट कह रहा है कि बाद में शेड्यूल्ड ट्राइब में भी अप्लाई किया जा सकता है। कब? जब इसकी जानकारी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दें ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, यानी कि जो ऑफिशियल गैजेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, उसको अगर हम ये बात जाके कहें कि हमको इसके अकॉर्डिंग मैरिज करनी है, वो पर्सन कहे, कौन? जो शेड्यूल्ड ट्राइब का, तो वो भी हिंदू लॉज को फॉलो कर सकता है। पहले तो ये सीधा बता रहा है कि इसकी एप्लीबिलिटी है ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट लॉ में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हिंदू लॉज की कोई जगह नहीं है, यानी हिंदू लॉज में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन बाद में वो जगह बना सकता है, कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन करके, उनको नोटिफाई करके। अब हम लोग सेक्शन 3 को समझते हैं, जो बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। यानी कि जो हिंदू मैरिजेस में हम लोग जितने भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, उसको प्रॉपरली कहाँ डिफाइन किया गया, यानी हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी स्पेसिफिक टर्म यूज़ किए गए हैं मैरिज को लेके, वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं? सेक्शन 3 में।
तो कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज को हम लोग देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इन मैरिज क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, मैरिज एक संस्कार है, यानी कि एक पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट है या पार्ट ऑफ कल्चर के बेसिस में कहा गया है, जो कि ट्रेडिशन है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं इसको संस्कृत में मॉरल वैल्यूज़ है, नैतिक मूल्य हमारे। इसको मैरिज में डिफाइन किया गया। इसमें बताया गया कि मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट वाइफ, यानी कि जो पर्सन है, यानी कि जो मेल पर्सन है, वो वाइफ के बिना अधूरा कहलाया गया है। जैसे हम लोग गॉड के कंसेप्ट में पढ़ें, यानी कि शिव और पार्वती, तो जैसे पार्वती जी शिव जी से मिली तो वो माना गया कि ये, यानी कि शिव जी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। मान लीजिए कोई पार्ट है, ये एक पार्ट इधर दिया है, ये एक पार्ट इधर दिया है, तो जो दोनों पार्ट के जब मीटअप होगा तो वो कहा गया है कि हाँ, वो एक तरीके से प्रॉपर बॉन्ड में बंध गए हैं, तो वो उनको मैरिज में डिफाइन किया जा सकता है। मैरिज भी एक तरीके का बॉन्ड ही तो है, दो पार्टनर्स के या फिर दो पर्सन के बीच का एक बॉन्ड ही तो है, और क्या है। अच्छा, इसमें वाइफ को क्या बताया गया है? अब मैन के बारे में यही बताया कि मैन वाइफ के बिना अधूरा कह गया, यानी कि उसका पूर्ण हिस्सा है नहीं, यानी कि वो पूरा कंप्लीट पार्ट बन ही नहीं सकता जब तक उसमें सामने वाला पर्सन, यानी कि जो उसकी वाइफ है, वो इसमें पार्ट को में वो इस पार्ट में ना जोड़े। वाइफ को और कैसे कैसे नामों से बुलाया गया है? वाइफ को अर्धांगिनी बोला गया है, गृहिणी बोला गया है और सखी बोला गया है, यानी कि वो हस्बैंड का हाफ पार्ट है। जैसे कि मैन वाइफ के बिना अधूरा है, वैसे वाइफ भी मैन के बिना, जैसे हस्बैंड वाइफ के बिना इनकम्प्लीट बताया गया है, वैसे वाइफ भी हस्बैंड के बिना इनकम्प्लीट बताई गई है। अब दो पार्टनर्स हैं, मेल और फीमेल, जब वो जुड़ेंगे आपस में तभी तो मैरिज का फॉर्मेशन होगा, तभी तो मैरिज होगी। दोनों अलग अलग रहने से क्या मतलब? जब वो एक कंप्लीट पार्ट में आएंगे तो वो एक बेसिस में मैरिज कहलाई जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैरिज का? टू गेट सन या फिर मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मैरिज का कंसेप्ट या फिर पर्पस कहलाया गया है। मैरिज एक तरीके का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रह के हम उसकी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि मैरिज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सारे कल्चर और रीति रिवाज को दोनों पर्सन मिल के निभा रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसमें ड्यूटीज़ क्या दी गई मैरिज को लेके? हमारा धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, यानी कि इसमें हम लोग को धर्म को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, अपने पार्टनर्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हम लोग इनकम्प्लीट है, और साथ में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। कब होगी? चाइल्ड को बर्थ देके। ये एक बेसिक सा हिंदू मैरिज को लेके कंसेप्ट, मैरिज को लेके कंसेप्ट बताया गया, यानी कि हिंदू आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग यही बताया गया कि मैरिज पर्सन अकेला है जब तक वो किसी और से, तब तक जब उसके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीके का ये सैक्रामेंटल बॉन्ड है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि आपने इनसे ये कहा, आपने ये अपनी शर्तें रखी, दोनों ने अपनी बात रखी और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। यहाँ पे हम लोग को धर्म को बचाना है, रिलीजन को बचाना है, अपने कल्चर को भी बचाना है। अब और डेफिनेशंस में बढ़ते हैं हम लोग। तो सेक्शन 3 कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, तो हम लोग उन्हीं में से कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस को देखेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। इस बेयर एक्ट में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ें तो वो दिया गया है ए से लेके जी तक, लेकिन हम लोग को उसमें स्पेसिफिक डेफिनेशन ही पढ़नी है जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में काम आएगी। तो सेक्शन 3 की डेफिनेशन का क्लॉज 6 बात करता है हाफ ब्लड और फुल ब्लड के बारे में, यानी कि पूरा खून और आधा खून कौन कहलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, फुल ब्लड यही होगा जो सेम मेल और फीमेल होंगे, वो आपके ब्लड होंगे। आपके बोलते हैं ना खून के रिश्ता, तो खून का असली रिश्ता कौन हुआ? जो आपके सगे हो, सगे जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो गए, ये बाय ब्लड आपसे अटैच्ड है, तो इनको सेम ब्लड का कहा गया, या फिर फुल ब्लड। और साथ में एक आता है हाफ ब्लड, जिसको अर्ध रक्त हिंदी में बोलते हैं, यानी कि इसमें फादर सेम है, मदर्स डिफरेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ, किसी पर्सन की एक से ज़्यादा वाइफ, तो उनको हाफ ब्लड बोला गया। मान लीजिए
हस्बैंड है और वाइफ है। अब एक हस्बैंड के पास दो वाइफ हैं, एक पहले बच्चे को उसने जन्म दिया और उसने दूसरे वाइफ से भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो यहाँ पे मदर्स डिफरेंट है, फादर एक ही है, यहाँ पे फादर एक ही रोल निभा रहा है, लेकिन वाइफ उसके पास कितनी है, दो। तो यहाँ पे जो रियल मदर होगी वो फुल ब्लड में आएगा, यानी कि जिस रियल मदर की जिस बच्चे की मदर रियल बेसिस में होगी, यानी कि पहली शादी या फिर पहली वाइफ, वो रियल ब्लड कहलाई जाएगी, यानी कि वो फुल ब्लड है। लेकिन मान लीजिए एक शादी में दो वाइफ हैं, उससे कोई चाइल्ड पैदा हुआ, तो वो एक तरीके से हाफ ब्लड की सिचुएशन या फिर कंडीशन में आएगा। सेम ब्लड में, फुल ब्लड में सेम फैमिली मेंबर्स, सेम पार्टनर्स, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। दूसरे में वन फादर टू वाइफ्स, या फिर वन हस्बैंड टू वाइफ्स, या फिर वन फादर टू मदर्स। ये सिचुएशन इसमें कहलाएगी फुल ब्लड और हाफ ब्लड। मान लीजिए इसको समझते बेसिक्स एग्जांपल से, एक पर्सन है वो फादर है, दो वाइफ है उनकी और दोनों फाइव के एक एक चाइल्ड है, यानी कि W1 W2 वाइफ और W1 का C1 एक चाइल्ड और W2 का C2 दूसरा चाइल्ड। अब W1 यानी कि जो पहली वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है, उसका C1 वाला जो चाइल्ड होगा वो रहेगा, वो जिंदा है। लेकिन फादर जो है W2 यानी कि वाइफ 2 से शादी कर लेते हैं और उससे बर्थ होता है C2 का, यानी कि चाइल्ड 2 का। जो चाइल्ड 2 होगा वो हाफ ब्लड कहलाया जाएगा, वो इस मैरिज में हाफ ब्लड की सिचुएशन में आएगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है और सेकेंड वाइफ से उसने मैरिज की है, तो वो अब कंडीशन किस में आ गई, हाफ ब्लड के सिचुएशन में। अब सेक्शन 3D क्या बात करता है, 3D यूट्राइन ब्लड के बारे में बात करता है। ये कौन तरीके का ब्लड हुआ, ये किस तरीके का खून हुआ, ये भी देख लेते हैं। यूट्राइन है, ये वर्ड यूट्रस से आया, यानी कि सेम वॉर्म या फिर सेम चाइल्ड। इस कंडीशन में क्या है, मदर एक ही है लेकिन फादर डिफरेंट है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ के आया, हाफ ब्लड। हाफ ब्लड में सिंगल फादर थे और उनकी दो वाइफ थी, लेकिन यूट्राइन ब्लड में जो कि 3D में डिफाइंड है, उसमें मदर्स एक ही हैं, उसमें मदर एक ही है लेकिन फादर्स डिफरेंट है। आइए समझते हैं। मदर है और हस्बैंड, मदर और फादर है। अब देखिए इसमें मदर ने अपने पहले हस्बैंड से शादी की, लेकिन बाद में फर्स्ट हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है। फिर वाइफ क्या करती है, हस्बैंड 2 से यानी कि दूसरे हस्बैंड से शादी करती है, मैरिज होता है, चाइल्ड होता है, और जो चाइल्ड जो कहलाया जाएगा वो यूट्राइन ब्लड का कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें मदर तो आपकी वही है लेकिन फादर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि अब वो फादर 1 था वो तो डेथ हो गई, चाइल्ड का जो कि पहले हस्बैंड का चाइल्ड है वो तो उसी फादर से लिंक था जिस फादर की डेथ होगी। अब जो सेकंड फादर होगा वो पहले चाइल्ड का क्या होगा, यूट्राइन ब्लड, क्योंकि इसमें मदर सेम है और फादर डिफरेंट है। लेकिन इसमें हम लोग ने जो पहले पढ़ा था वो हाफ ब्लड था, इसमें फादर एक ही थे, हस्बैंड दो थी। इसमें फादर एक ही थे, मदर दो थी। इसमें मदर एक ही हैं, फादर दो दिए गए। तो ये दिए गए सेक्शन 3D में। अब 3F एक बात करता है, ये बात करता है सपिंड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में। अब सपिंडा रिलेशनशिप क्या हुआ है, जो सेम फैमिली मेंबर्स हैं, सपिंडा सेम फैमिली मेंबर्स, यानी कि सिर्फ एक ही पिंड के हैं या फिर एक ही इलाके। जैसे आप जानते होंगे या फिर आप सुने होंगे कि हम इस मोहल्ले में रहते, तो उस मोहल्ले के जितने भी लोग होंगे वो सपिंडा कहलाएंगे, क्योंकि वो सेम एक ही इलाके से, एक ही लोकेलिटी से जाने और पहचाने जाते हैं। यानी कि आपसे जुड़े हुए लोग वो पूरे एक तरीके के सपिंडाज में आएंगे। यानी मान लीजिए मदर है आपकी और उनके ऊपर एक और मदर दी गई है, यानी कि आपकी नानी लगी, तो वो जो पुरानी है वो आपकी नानी है, तो वो एक पूर्वज की कैटेगरी में आएंगी, और जो प्रेजेंट में है वो आपकी मदर है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की, यानी कि उनके फर्स्ट जनरेशन आपकी नानी हुई, सेकंड जनरेशन आपकी मदर हुई। इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती, यानी कि कोई नानी साइड से कोई अगर फैमिली है या उसके बाद मम्मी की जो होंगी फैमिली, जो मदर की कोई फैमिली होंगी, उन लोग की आपस में शादी नहीं हो सकती। यानी कि ये जितने भी पर्सन होंगे मदर साइड से, ये केवल मदर की बात की गई है, इसमें फादर इंक्लूड नहीं है। मदर्स के फादर और उनके फादर्स, यानी कि मदर्स फादर्स, फादर्स फादर्स, इन तीनों जनरेशन को सपिंडा कहलाया जाएगा, क्योंकि ये एक ही पिंड से, एक ही
एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए ये 3 पेन है, ठीक है। अब इसमें मदर हैं, इनके फादर हुए और इनके भी फादर हुए, तो ये 3 लोग जुड़े हुए हैं, एक ही पिंड से जुड़े हैं। कैसे? क्योंकि एक तीनों लाइन कनेक्टेड लाइन है, ये एक ही लाइन तो है, एक ही स्टेम तो बना रही है तीनों लाइन। तो उसी बेसिस में ये तीनों पर्सन आपस में या आपस के फैमिली मेंबर्स के अंदर शादी नहीं कर सकते। इनको 3 जनरेशन तक सपिंडा बताया गया है। अब चलते हैं फादर की कैटेगरी में। फादर्स हुए, फादर के फादर हुए, उनके फादर हुए, उनके फादर हुए, उनके फादर, यानी कि एक फादर और उनके आगे आने वाले 4 फादर। तो कितने हुए? 4 ये फादर हुए और एक ये फादर। तो ये 5 जनरेशन क्या हुई? सपिंडास कहलाएंगी। इनमें भी आपस में किसी की शादी नहीं हो सकती, यानी कि पिता अपने दादा की कोई रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकता। दादाजी उनके रिश्तेदार में वो अपने ऊपर के जो फादर हैं, यानी कि दादा के जो फादर हुए, उन पे वो कोई शादी, उनसे वो किसी से शादी नहीं कर सकते। ये इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके फादर हैं, इनके ऊपर इनके फादर हुए, तो इन जो आप हैं, यानी कि आप जो फादर हैं, आप जो हैं अपने दादाजी, अपने पिता के परिवार में किसी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेम पिंड के कहलाएंगे। आपकी सेम जनरेशन उनसे जुड़ी आ रही है, एक कनेक्टेड लाइन ही से तो है। आप जुड़े, आपके ऊपर फादर जुड़े, उनसे फादर जुड़े, तो इनकी जो जितनी भी रिश्तेदारी होंगी, इनके परिवार में जितने भी लोग हैं, ये एक दूसरे से किसी से शादी नहीं कर सकते। कब तक? 5 पीढ़ी तक पूरी। ये पांचों पीढ़ी सपिंडा कहलाएंगी। मदर में 3 जनरेशन तक, फादर में 5 जनरेशन तक। ठीक है, ये सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बात की गई। अब देखते हैं सेक्शन 3 का क्लॉज जी के बारे में, जो बात करता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें रोक लगाई गई है, इसको आप चाह के भी नहीं कर सकते। आइए समझ लेते हैं, जो कि इलीगल है बाय लॉ। आइए देख लेते हैं इसमें कौन हुए। इसमें जो पुराने जनरेशन के हैं और जो प्रेजेंट जनरेशन, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, वो लोग आपस में रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते। पुराने 5 जनरेशन के कोई हस्बैंड वाइफ हुए, वो उनकी मैरिज नहीं हो सकती। मदर है, वो अपने भाई से शादी नहीं कर सकती। ग्रैंडफादर की वाइफ हुई, ग्रैंडफादर का ब्रदर हुआ, क्योंकि ये लोग सेम पीढ़ी के हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए एक वाइफ है जो कि मदर कहलाई गई है, उनका एक भाई हुआ जो आपका मामा कहलाया जाएगा। तो ऐसे इस सिचुएशन में जो वाइफ है वो अपने ब्रदर से शादी नहीं कर सकती। ऐसी सेम सिचुएशन में वाइफ यानी कि जो मदर है वो अपने फादर से शादी नहीं कर सकती। ये सब एक तरीके से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, यानी कि इनकी बाय लॉ इनकी कोई लीगल वैलिडिटी है ही नहीं। जैसे भाई बहन का आपस में रिश्ता, तो भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। अंकल और उनकी भतीजी का नाइस, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अंकल आंटी और नेफ्यू का रिलेशनशिप आपस में नहीं हो सकता। जो बच्चे एक दूसरे के भाई बहन से, जैसे कि हमारे भाई का कोई बच्चा हुआ और हमारी बहन का कोई बच्चा हुआ जो कि लड़की हुई, तो वो लड़की और हमारा लड़का आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। सेम ऐसी सिचुएशन में सिस्टर्स चाइल्ड की आपस में शादी नहीं हो सकती, ब्रदर और ब्रदर्स के चाइल्ड की आपस में शादी नहीं हो सकती। तो ये जितने भी हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनकी आपस में ही आप शादी नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, अब ये सेम ब्लड के हैं, एक ही खून से जुड़े हैं, आप ही अगर इन लोग की शादी कर देंगे तो देखिए इश्यूज आएंगे, डिसेबिलिटीज़ होंगी। मान लीजिए कोई सेम जनरेशन को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसी पे वो किसी और से शादी कर लेगा तो हेल्थ, क्योंकि जाहिर सी बात है जेनेटिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। कोई प्रॉब्लम्स मान लीजिए आपके फैमिली में अराइज हैं, अब आप उसी सेम प्रॉब्लम में रह के भी आप अपनी फैमिली में शादी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट जनरेशन की पीढ़ी टूट सकती है, यानी कि उनका जो प्रॉपर स्केल बना हुआ है वो बिखर सकता है। आप अपनी ही पीढ़ी में मंडराते रहेंगे, उसी में ही घूमते रहेंगे इधर से उधर। अपने ही भाई से शादी कर ली, अपने मामा से कर ली, अपने चाचा से कर ली, अपने चाची से कर लीजिए। तो ये सारे सपिंडाज रिलेशनशिप में, क्योंकि सेम फैमिली मेम्बर्स हैं, प्रोहिबिटेड हैं बाय लॉ, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं, ये शादी मानिए ही नहीं किसी तरीके से। सेम रिलेशन के हैं, सेम मैरिज आप करेंगे तो आपस की कम्युनिटीज़ में भी इफेक्ट कर सकते हैं। हिंदू आपस में लड़ सकते हैं, रिलेशन में डिसरिस्पेक्ट शो हो सकती है। अब मान लीजिए भाई बहन है, अब भाई बहन का जैसे ही रिश्ता होता है लड़ाई झगड़ा उसमें होता ही होता है।
तू तड़ाक हर तरह की उसमें हरकत होती है। अब वही लोग शादी कर लेंगे तो ये कम्युनिटीज़ पे तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, फैमिली पे एक तरीके से पॉइंट ऑफ इंसल्ट क्रिएट हुआ, साथ ही साथ रिलीजन का भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये साथ ही साथ रिलेशन में भी डिसरिस्पेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पूरी तरीके से इनलीगल बताया गया है। तो ये सेक्शन 3 के कुछ जर्नल टर्म्स थे जो इसको समझने ज़रूरी थे, और भी हैं, लेकिन ये बेसिक जो है जो मैरिज से कनेक्टेड वही मैंने आपको क्लियर की। बाकी आप चाहें और बेसिक चीज़ों को भी इसमें क्लियर कर सकते हैं। इसमें जाहिर और जो मेन थे वो हमने क्लियर कर दिए। इसमें 3 ही 4 जो थे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपेंडर रिलेशनशिप, यूट्रीन ब्लड, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, जो मेन जो थे वो हमने क्लियर कर दिए। तो सेक्शन 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेक्शन 4 को देखते हैं। सेक्शन 4 बात करता है ओवर राइटिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के लागू होने से इसमें क्या क्या चीज़ें ओवरराइड हुई हैं, क्या क्या चीज़ों का ओवरलैप हुआ या इससे बाहर कैसे बना ये एक्ट में। तो इसका सेक्शन 1 क्लॉज ये बताता है कि एनी ओल्ड प्रोविजन लॉज बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट इज रिमूव्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यानी हिंदू मैरिजेज, यानी कि हिंदू, जाहिर सी बात है, पहले हम लोग ने सोर्सेज पढ़ा कि लोग अपनी रीति रिवाज के हिसाब से चलते, अपना कल्चर, अपना धर्म अपना अपना बनाए हुए थे। तो जो अपना अपना इन लोगों ने बनाया हुआ था, अब वो चीज़ें हिंदू मैरिज एक्ट जब आई हैं वो सब सारी चीज़ें इससे हट गई। हिंदू मैरिज एक्ट जब आया उसने ये सारे जो पर्सनल लॉज बनाए गए थे वो इनको हटा दिया, प्रॉपर वे में इसका रिमूवल कर दिया। कब? 1955 के एक्ट के आने के बाद। जैसे ये एक्ट आया, ये पुराने जितने प्रोविजन थे, जितने पर्सनल लॉज थे, जितने अपने आपस की रीति रिवाज जितने जुड़े हुए थे, सबको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और साथ ही जो इससे अदर लॉज जो जुड़े थे जो कि इनकन्सिस्टेंट थे, यानी कि जिनका मिलाप आपस में नहीं हो रहा था, वो भी हट गए। जैसे कि पुराने एक्ट जो थे, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट था 1856 का, इंडियन डिवोर्स एक्ट था 1869 का, स्पेशल मैरिज एक्ट था 1872 का, आनंद मैरिज एक्ट 1909 का था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था 1929 का, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट, पहले आर्य समाज के अकॉर्डिंग मैरिजेस होती थी, उसकी वैलिडेशन की एक्ट बनी थी। हिंदू मैरिज एक्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट बना था, हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट बना था, यानी कि जो जितने भी पुराने एक्ट इससे जुड़े हुए थे इनको हटा के कंप्लीट एक्ट बन गए, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट ने इन सभी एक्ट्स की जगह ले ली। अब जब इन्होंने सारे एक्ट्स की जगह ले ली तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनका कोई काम ही नहीं है, इनका कोई रोल ही नहीं प्ले हो रहा, तो इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये एक्ट कहाँ पे बात की गई है, ये बात कहाँ बताई गई है? सेक्शन 4 में बताई गई। तो ये सेक्शन 4 के बारे में बात की गई। तो हम लोग ने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था सेक्शन 1 से 4 तक इसको डिस्कस कर लिया, जो बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। तो पढ़ते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट प्रोविजन पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कोई भी इश्यूज़ हुए तो इसको प्रॉपर वे में एक बार फिर से समझ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।